हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 55 है और डे 55 में हम आज उत्तर लेखन अभ्यास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नों को देखते हैं। इसमें हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ 1120 लिखने का तात्पर्य ये है कि हम 2026 तक के जितने भी प्रश्न आए हैं उन सारे प्रश्न 2013 से लेकर के 2026 तक के सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू की। ठीक है, तो इसमें सारे पीवाईक्यू आपके शामिल हो जाएंगे और इतनी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, 1120 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली, तो आपका मेंस रुकेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, तो हम शासन व्यवस्था पे चल रहे थे या गवर्नेंस पे चल रहे हैं। इसमें हम 2025 का प्रश्न आज आखिरी टेस्ट इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद हम 2026 में आ जाएंगे। तो 2026 का भी प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूं कि 2026 का प्रश्न हमने लगा रखा है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हो कि 2026 का जो परसों पेपर हुआ है गवर्नेंस का, वो हम कल डिस्कशन करेंगे। तो इसका एक प्रश्न है 2026 का है, तो इसमें लिखा हुआ समकालीन शासन व्यवस्था में भारतीय सिविल सेवाओं की समानज्ञ संरचना के लाभों और सीमाओं का विश्लेषण करना है। लाभ बताने हैं और सीमाओं का विश्लेषण करना है। तो ये सिविल सेवाओं की भूमिका जो सेकंड पेपर में है उससे संबंधित ये प्रश्न आया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यूपीएससी करता क्या है कि आपके जो सिलेबस है, जैसे आपका सिलेबस दिया हुआ है तो सिलेबस के पॉइंट्स को उठाता है। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ सिलेबस के पॉइंट्स, ये देखिए लिखे हुए हैं, ये सिलेबस। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, फिर उसमें ई गवर्नेंस का अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं और उसकी सीमाएं क्या है, या अर्थात चुनौतियां क्या हैं और संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। फिर उसके बाद नागरिक चार्टर है, नागरिक चार्टर, फिर पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। फिर 16 नंबर में ये दिया है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। इसी से यूपीएससी ने सवाल बना दिया। तो आप इनके एक एक शब्दावलियों को, जैसे कि मेंस की ये शब्दावलियां हैं, जो सिलेबस में शब्दावलियां दी हैं, इन शब्दावलियों को तैयार कर लीजिए। इन्हीं से यूपीएससी बार बार घुमा घुमा के प्रश्न देता है। बस आपको नए एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं। अभी मैंने उत्तर लिखा है, आप देखना। तो नए एग्जाम्पल्स आप जो है इसके तैयार कर लीजिए। जैसे शासन व्यवस्था है, पारदर्शिता, ये शब्दावली याद कर लीजिए। इन शब्दावलियों को जैसे सेकंड पेपर में जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस गवर्नेंस से पूछा जा रहा है, तो उनमें इन शब्दावलियों को खोसिए, मतलब उनको यूज करिए। आपकी मॉडल, जैसे सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही, ये शब्दावलियों को घुमा घुमा करके यूज करना है। सिविल सेवाओं में, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, इन शब्दावलियों को घुमा घुमा करके प्रश्न में यूज करना है और प्रश्न को लिखना है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। मेंस बहुत सरल है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस का खेल है। अगर आपने लगभग 1000-1500 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली तो आपका मेंस रुकेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़िया से जो है अभी जो है आपको मेंस की थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहिए। जब आपका प्रीलिम्स निकल जाए तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम। तो यहाँ पर लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका से ये जुड़ा हुआ है, तो इस पेपर में। ठीक है, तो ये प्रश्न था, मतलब अभी 2026 वाला। ये तो 2025 का है, जो ये सामने देख रहे हो। ये आज 2025 का डिस्कशन करेंगे, कल हम 2026 का करेंगे। तो आज जो है ये पर्यावरण दबाव समूह से संबंधित प्रश्न आ गया है। ठीक है, पर्यावरण दबाव समूह, तो ये यूपीएससी के किस खंड से जुड़ रहा है, आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके जो है कहाँ से जुड़ रहा है। शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, इससे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप जब इसको देखोगे तो इससे समझ में आपको आ जाएगा कि ये यूपीएससी के इस खंड से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न को पहले बहुत ध्यान से आपको प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न को ही समझ लेना ही आधा उत्तर आपने समझ लिया, आधा उत्तर आपने कर लिया। प्रश्न, कई बच्चों को प्रश्न ही नहीं समझ में आते। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, पर्यावरण दबाव समूह क्या है। सिंपल आपसे पूछा कि पर्यावरण दबाव समूह, तो पर्यावरण दबाव समूह आपको बताना है क्या है। तो इसको भूमिका में आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर क्या कह रहा है, भारत में जागरूकता बढ़ाने, नीतियों को प्रभावित करने और पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने में उनकी भूमिका का विवेचन करना है। अब आपको यह बताना है कि पर्यावरण दबाव समूह भारत में जागरूकता बढ़ाने, ठीक है, भारत में नीतियों को प्रभावित करने, भारत में पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने में इसकी क्या भूमिका है पर्यावरण दबाव समूह की। बस इतनी चर्चा करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो सिंपल आपको करना क्या है, जैसे कि आपने मेन बॉडी आपको बनाना है, तो जैसे आपने मेन बॉडी कह रहा हूँ, भूमिका बनानी है। तो भूमिका में आपको सिंपल लिखना है। भूमिका में क्या लिखना है, पर्यावरण दबाव समूह के बारे में लिखना है कि पर्यावरण दबाव समूह, सिंपल लिख देना है कि पर्यावरण दबाव समूह ऐसी संस्था या गैर सरकारी संगठन है, ये गैर सरकारी संगठन है जो क्या करते हैं, जो सरकार के हिस्से में, सरकार के अंदर न रह करके सरकार को बाहर से प्रभावित करते हैं या सत्ता को बाहर से प्रभावित करते हैं, या पर्यावरण से संबंधित या सतत विकास से संबंधित नीतियों को बनाने में सरकार के सहयोग करते हैं या सरकार की सहायता करते हैं। इस तरीके से आप भूमिका लिख करके पर्यावरण दबाव समूह के बारे में लिख सकते हो। सिंपल प्रश्न है, आपने भूमिका यहां तक लिख दी। अब आपको क्या करना है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, दूसरा प्रश्न में 3 पॉइंट पूछे जा रहे हैं। क्या कर रहा है कि पर्यावरण में जागरूकता को बढ़ाना, मतलब जागरूकता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये जो पर्यावरण दबाव समूह जागरूकता को बढ़ाने में कैसे योगदान देते हैं, तो विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के बारे में देखा होगा आपने। दूसरा क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस तरह से आप उदाहरण जरूर यूज करिए। तो जागरूकता को बढ़ा रहे हैं, प्लस चिपको आंदोलन, नर्मदा
नर्मदा बचाओ आंदोलन, इस तरह के आंदोलन चला करके भी हमने इसको जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया है, ठीक है, विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, नीतियों को कैसे प्रभावित करते हैं, तो नीतियों को प्रभावित कैसे, जैसे सरकार कानून बना रही है, आपने देखा होगा जैसे 3 कृषि कानून आए थे, ठीक है, तो जैसे सरकार कोई कानून बना रही है, 3 कृषि कानून ले लीजिए, या कोई भी सरकार कानून बनाती है, पर्यावरण संबंधित कोई कानून बनाती है, ठीक है, कि नेशनल हाईवे के किनारे जो है क्या किए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक, इस तरह की सरकार कोई योजना लाती है, तो ये सरकार को उसमें योगदान देते हैं, सरकार को अपनी विशेषज्ञता, एनजीओ होते हैं ना, तो ये एनजीओ तो हैं, पर्यावरण संबंधित जो एनजीओ होते हैं, ये सरकार को अपनी विशेषज्ञता देते हैं कि हम विशेषज्ञता दे रहे हैं कि आप जो है पर्यावरण लगाइए, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे पेड़ लगाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, वो चीज़ें मिलेंगी, इस तरह से। तो आप इसमें जो है नीतियाँ बनाने में सरकार की क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये आप दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो, इसमें भी 2-3 पॉइंट आप डाल सकते हो इसमें, और वर्तमान की कोई योजना है तो उसको भी देख सकते हो, अभी मैंने लिखा है उसको भी देख सकते हो। फिर इसके साथ क्या करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की वकालत करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की वकालत भी करते हैं, तो यहीं पर इनको विरोधी भी मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये तीसरा क्या हो गया पॉइंट, संरक्षण। संरक्षण में आप देख सकते हो कि वकालत कैसे करते हैं, कि जैसे पीआईएल के माध्यम से, जैसे सरकार क्या कर रही है कि मान लो कि किसी जंगल से जो हाईवे निकाल रही है, मान लो जंगल से हाईवे निकाले, तो लग रहा है कि वहां आसपास पूरे पर्यावरण को इस हाईवे के निकलने से नुकसान हो सकता है, तो ये क्या करते हैं, पहले तो सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार नहीं मानती तो ये कोर्ट में चले जाते हैं, पीआईएल दायर कर देते हैं कि इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा जनहानि होगी, सिंपल। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, निष्कर्ष लिख देना है, सिंपल सा है निष्कर्ष, या चुनौतियां डाल सकते हो, इसकी चुनौतियां पूरा ओवरऑल करके थोड़ी सी चुनौतियां या सीमाएं डाल सकते हो, इसके बाद छोटा सा निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा सकारात्मक होना चाहिए, कि पर्यावरण दबाव समूह को एक आलोचक के रूप में न देखते हुए इसको हम सरकार की सहायता या सहयोग के रूप में इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है आप इसको देख सकते हो, ये प्रश्न है, ठीक है। आप भूमिका में लिख सकते हो कि सरकार या प्रशासन की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित कर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाले एनजीओ जो होते हैं, ये जन आंदोलन या नागरिक संगठन के रूप में कार्य करते हैं और सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, ठीक है, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, यही पर्यावरण दबाव समूह कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर मेन बॉडी में आप आ गए, मेन बॉडी में क्या लिखोगे, जागरूकता बढ़ाने के लिए एक पॉइंट ये हो गया, जागरूकता में पर्यावरण शिक्षा, ये अभियान, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये जन भागीदारी के माध्यम से एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, नीति को प्रभावित कैसे करते हैं, जैसे शोध कार्य के रूप में, मतलब कि रिसर्च करके या कोई रिपोर्ट दे करके, ये विशेषज्ञता सुझाव, मतलब कि क्योंकि एनजीओ होते हैं इनके पास विशेषज्ञता होती है, तो ये अपने विशेषज्ञता के रूप में सरकार को सुझाव दे देते हैं, या जनहित याचिका दायर करके भी, ये जनहित के रूप में इसको जो है सरकार को सहयोग दे सकते हैं, ठीक है, जनहित के रूप में, ये जनहित के माध्यम से सरकार को प्रभावित कर सकते हैं, ये सरकार को अपनी सहयोग दे सकते हैं, ठीक है। इसको हटा सकते हो आप यहाँ से, याचिका नहीं होगी, ठीक है। फिर आपका संरक्षण, संरक्षण में जैसे वन को बचाने के लिए संरक्षण चल रहा है, जल को बचाने के लिए संरक्षण है, ठीक है, वन्य जीव जैव विविधता की रक्षा करने के लिए भी अपने संरक्षण प्रयास भी चलते हैं। इसी बीच में संरक्षण के प्रयास में ये क्या कर सकते हैं, कोर्ट तक चले जाते हैं, एनजीटी तक चले जाते हैं, एनजीटी में चले जाएंगे, सरकार के खिलाफ चले जाएंगे, सरकार की आलोचना करेंगे कि इससे क्या होगा, जनहानि होगी। फिर जवाबदेही में आप लिख सकते हो कि सरकार व उद्योगों को पर्यावरण दायित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार की जवाबदेही भी तय करने के लिए बोलते हैं, बाहर से कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। फिर आगे क्या करते हैं, प्रमुख उदाहरण में आप उदाहरण भी डाल सकते हो। अब ये उदाहरण मैंने अलग से लिख दिए, आप इनके बीच बीच में भी खोज सकते हो। आप यहाँ जैसे पर्यावरण शिक्षा या पर्यावरण अभियान, जन आंदोलन या अभियान या जन भागीदारी के रूप में यहीं पर आप नर्मदा बचाओ आंदोलन भी डाल सकते हो, या यहीं पर चिपको आंदोलन भी डाल सकते हो। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इतना आपने यूज किया, फिर आगे हम चलते हैं इन आंदोलनों, फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे विकास और पर्यावरण के बीच में, फिर साइलेंट वैली आंदोलन भी देख सकते हो, हाल का आपने देखा होगा, जैव विविधता संरक्षण के लिए ये सब होता है, ठीक है। फिर आप इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हो। न्यायिक योगदान में प्रिकॉशन प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पेज या पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के रूप में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे शब्दावलियों को दोस्तों यूज करना है, ठीक है। ये शब्दावली की हम विस्तार से चर्चा कर देंगे, ये शब्दावली कैसे इस्तेमाल की जाती है। फिर चुनौतियां भी आप डाल सकते हो कि इसमें चुनौतियां क्या हैं, कि वित्तीय कमी होती है इनके पास पैसे का अभाव होता है, पैसा धन नहीं होता, वित्तीय कमी होती, नियम की बाधाएं होती हैं, और कारपोरेट या राजनीतिक दबावों, विकास विरोधी होने का आरोप भी लगता है इन पे। विकास, क्योंकि भाई विकास एक तरफ आपको हाईवे बनाना है, सुलभ करना है, वो यातायात को सुलभ बनाना है, और दूसरी तरफ क्या होता है, ये जंगलों के बीच से हाईवे निकाल रहे होते हैं, तो वहां पर जानवरों को नुकसान हो सकता है या पर्यावरण को क्षति हो सकती है, तो ये कोर्ट में चले जाते हैं या सरकार की आलोचना करते हैं, तो इनको विरोधी होने का आरोप भी इनके ऊपर लगता है। तो ये चुनौतियां इनके ऊपर रहती है। अब निष्कर्ष में आपको छोटा सा निष्कर्ष मैंने बताया था कि पर्यावरण दबाव समूह लोकतांत्रिक पर्यावरण के प्रहरी होते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक पर्यावरण में ये लोकतांत्रिक पर्यावरण के प्रहरी होते हैं, जिनका लक्ष्य सतत विकास या समावेशी विकास को सुनिश्चित करना होता है, या सरकार की नीतियों में, ठीक है, सरकार की सहायता करनी होती है। इस तरह से आप इसका निष्कर्ष छोटा सा लिख सकते हो। मैंने कैसे लिखा है प्रश्न को आप इसमें देख सकते हो। मैंने डे 55 का प्रश्न है, मैंने देखिए भूमिका कैसे लिखी, पर्यावरण दबाव समूह
वे गैर सरकारी संगठित समूह या जन नागरिकों के संघ हैं जो पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन पारिस्थितिकी संतुलन और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए बिना सत्ता में शामिल हुए सरकार, उद्योग या समाज पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, सिंपल मैंने भूमिका लिख दी, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है, सिंपल भूमिका है। ठीक है, ऐसे आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इसमें भारत में भूमिका या इन्हें सरकार को किस तरह से प्रभावित करते हैं, जागरूकता कैसे बढ़ाते हैं, इस तरह से हमने यहाँ पर जागरूकता बढ़ाने, क्योंकि वही पॉइंट है जो पॉइंट यूपीएससी ने प्रश्न में पूछा, वही पॉइंटों को मैंने याद लिया। जैसे पहले नंबर पॉइंट, जागरूकता बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं जागरूकता, तो चिपको आंदोलन के माध्यम से, मैंने उदाहरण उठा लिया कि चिपको आंदोलन के माध्यम से वनों के संरक्षण को जन आंदोलन बनाया और इसी माध्यम से जागरूकता बढ़ाई। ठीक, दूसरा मैंने उदाहरण ले लिया नर्मदा बचाओ आंदोलन। आप 2 एग्जाम्पल भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। ज्यादा लोगे तो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, समय आपके पास कम है। ठीक है, तो उतने लीजिए जितना उत्तर में सही लगे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने विकास परियोजनाओं के सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों को उजागर करना किया है। ठीक है, इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा हमने एग्जाम्पल ले लिया एनजीओ द्वारा पर्यावरण शिक्षा अभियान, पर्यावरण शिक्षा जन अभियान, रिपोर्ट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट मैंने उदाहरण में ये लिख लिया। फिर दूसरा पॉइंट क्या था, नीतियों को प्रभावित कैसे करते हैं, तो नीतियों को प्रभावित करने में हमने डाल दिया शोध एवं विशेषज्ञ रिपोर्टों के माध्यम से सरकार को नीतिगत सुझाव प्रदान करते हैं। ठीक है, शोध एवं विशेषज्ञता इनके पास होती है, या अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। ठीक है, इनके माध्यम से सरकार को नीतिगत सुझाव प्रदान करते हैं। ठीक है, दूसरा साइलेंट वैली आंदोलन ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण की आवश्यकता को नीति विमर्श में प्रमुखता दी है। ठीक है, साइलेंट वैली आंदोलन चला था, उसमें पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की, ये सेंसिटिव जोन है, यहाँ के संरक्षण की आवश्यकता को नीति विमर्श में प्रमुखता दी कि जब हम नीति बना रहे होंगे तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। जैसे साइलेंट वैली योजना है, साइलेंट वैली आंदोलन है, इसको ध्यान में रखते हुए कि इस तरह का आंदोलन चल सकता है अगर आपने संवेदनशील क्षेत्रों को छेड़ा। ठीक है, तो सरकार को इन सब चीजों में मदद मिलती है। फिर तीसरा क्या है, जनहित याचिकाओं के माध्यम से प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, अभी मैंने वही चीज जो पीछे लिखी थी इसी को मैंने देवनागरी लिपि में लिख दिया। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल तथा पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन जैसे पर्यावरण सिद्धांतों को मजबूती मिली है। ठीक है, इन शब्दावली को बाद में मैं कभी समझाऊंगा, अभी हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, अभी हम केवल देखते हैं, बाकी आप सर्च करके भी देख सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या था, पर्यावरण संरक्षण की वकालत कैसे करते हैं, उन्हीं पॉइंटों को उठाए जो प्रश्न में लिखा है, हमें ज्यादा इधर उधर नहीं भागना। ये समूह वन, वन्यजीव, जल स्रोत एवं जैव विविधता के संरक्षण तथा स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार और उद्योगों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम चुनौतियां ले लेते हैं कि चुनौतियां क्या क्या हैं। अब चुनौतियां भी मैंने डाल दिया क्योंकि 250 शब्द का है। अब अगर 250 शब्द ना होता तो चुनौतियां एक लाइन में भी समाप्त कर सकते थे। ठीक है, तो चुनौती हल्की सी डाल करके इसको समाप्त करते हैं। वित्तीय संसाधनों की कमी, नियामकीय बाधाएं, सरकार या कारपोरेट दबाव तथा विकास विरोधी होने की धारणा इनके प्रभाव को सीमित करती है। क्योंकि विकास में क्या हो जाते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। बाधा क्या उत्पन्न करते हैं, एक तरीके से आलोचना करते हैं सरकार की कि सही दिशा में काम की जाए, सरकार जो सही दिशा में काम करे इसकी बात उन पर रखते हैं। तो इसको जो है एक तरीके से इनको विकास विरोधी भी बोला जाता है कि ये जो पर्यावरण दबाव समूह है विकास विरोधी है। ठीक है, फिर इसके बाद छोटा सा निष्कर्ष लिख देना है। अतः पर्यावरण दबाव समूह लोकतांत्रिक पर्यावरण प्रहरी हैं। इनके साथ संस्थागत संवाद, वैज्ञानिक सहभागिता और स्थानीय समुदायों की जन भागीदारी, स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाकर भारत सतत एवं समावेशी विकास के लक्ष्य को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, सिंपल मैंने लिखा, आराम से ये प्रश्न पूरा हो गया। अब आपको क्या करना है, 2026 का प्रश्न है ये, कल परसों जो पेपर हुआ है उसमें आया हुआ प्रश्न है, हमने इसको भी समेट लिया कि इसको भी प्रैक्टिस हम लोग शामिल करेंगे। तो ये 2026 का प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न और हैं, इसकी भी कल हम व्याख्या कर लेंगे। तो इस तरह से 2026 का भी गवर्नेंस का प्रश्न आपका हो जाएगा। तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़िया से आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो, अगर ये प्रैक्टिस हमको निरंतर जारी रखनी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि सर इसको चालू रखना है कि बंद करना है। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं इसको बंद कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छे प्रोग्राम है दोस्तों, ये फ्री में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फिर भी आप लोग जो है, फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर मैं इसी को मेंटरशिप प्रोग्राम में चलाता और दिखाता आपको तो आप इसको सपोर्ट करते, पैसे देते। अब यहाँ पर फ्री में दी जा रही हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो है संस्थान, बहुत सारे मेंटरशिप प्रोग्राम फ्री में कोई चीज़ देते नहीं, 2-4 क्वेश्चन करा दिया, दिखा दिया, इसके बाद कहते हैं कि आप हमें 4,000 रुपये 5,000 रुपये दीजिए और जो है हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। अरे प्रैक्टिस, यही तो प्रैक्टिस है। और यहाँ पर तो 1120 प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, और वहाँ पर तो केवल 2 प्रश्न डेली के हिसाब से 3 महीने 4 महीने का कोर्स चलता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, उसमें संडे छुट्टी रहती है, संडे सैटरडे, तो सप्ताह में 5 दिन यूज होते हैं। 3 महीने का प्रोग्राम चला तो कितने दिन हो गए, 20-20 दिन, महीने के जोड़ लो, 60 दिन के क्वेश्चन, 60 दिन 120 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है दोस्तों ये प्रोग्राम है,
तो आप इसको देखना, आप लोगों को सामने देखना है कि कैसा प्रोग्राम है, कैसा नहीं है। आप इसको देख कर के बताना, अगर अच्छा लगे ये प्रोग्राम तो हमें बताइए, तो आगे हम इस प्रोग्राम को बढ़ाएँगे। ठीक है दोस्तों? तो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।